हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ आईएएस मास्टर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज 2024 का रिजल्ट यूपीएससी ने डिक्लेयर कर दिया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कम सीट होने के बाद भी इस एग्जाम को फाइनल लिस्ट में क्वालिफाई किया है। उनमें से ही हमारे साथ एक कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस एग्जाम में सफलता पाई है, जिनका नाम है मोहम्मद साकिब। और इन्होंने बहुत शानदार रैंक, डबल डिजिट रैंक सिक्योर की है इस एग्जाम में। एआईआर रैंक 15 इन्होंने हासिल की है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में। तो सबसे पहले पूरी आईएएस मास्टर टीम की तरफ से साकिब आपको बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो आप कुछ बताइए, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, इंजीनियरिंग कहाँ से की आपने, और कैसे स्टूडेंट थे आप स्कूल और कॉलेज में? सर स्कूल में तो नॉर्मल था और आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम बहराइच ओनली, उत्तर प्रदेश एंड देन आई डिड बी माय बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी पटना एंड ग्रेजुएटेड इन 2023 एंड आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन फॉर द यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज इन माय 4th ईयर। तो वहाँ से मैंने लगभग 2 साल या ढाई साल की प्रिपरेशन जर्नी थी सर, इसको एग्ज़ाम को ओके, निकालने के लिए। ओके, दैट्स ग्रेट। जैसा कि अभी मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने बताया, तो आप अच्छा मैं आपकी फैमिली के बारे में बताइए कुछ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यस सर, सर फादर बिज़नेसमैन है और मदर जो है हाउस मेकर है, वो हाउसवाइफ है एंड देन माय एल्डर ब्रदर इज़ आल्सो बिज़नेसमैन, ही इज़ डूइंग राइस मिल चलाते हैं वो एंड वो राइस देन मिल चलाते माय हैं। और भाई है मेरा, वो डॉक्टर है और बाकी सिस्टर्स हैं, वो मैरिड है, सब बढ़िया अच्छा, सब। तो हमारे तो हम फैमिली बैक हम इसलिए ठीक है। हम इसलिए खुश हुए क्योंकि हमारे जो ब्रदर्स हैं, जो कजिन्स वगैरह हैं, अब मैं जहाँ से यस सर, बिलॉन्ग यस करता सर। हूँ, वो उसको एक तरीके से चावल नगरी कहा जाता है। तो हमारे यस भाई सर, यस। लोग भी चावल का ही काम करते हैं और वो बहराइच में भी कुछ समय रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो अच्छा बिज़नेस यस है वो सर, भी। यस तो सर। कैसी मतलब पेरेंट्स के ऊपर, मतलब फैमिली में, मतलब एक तरीके से मिडिल क्लास फैमिली से आते होगे आप, या फिर अच्छी फैमिली थी? फैमिली सब ठीक है सर, इसलिए थोड़ा-सा मेंटल प्रेशर कम रहता है कि इसलिए इसके लिए प्रिपेयर भी कर पाए कि अब सब स्टेबिलिटी होती है कि कोई पैसों का दिक्कत नहीं है, प्रेशर नहीं है, तो फिर आप अपना कंटिन्यू करिए अपना पढ़ने का, दैट्स अच्छी गुड, क्योंकि क्या अपॉर्च्युनिटी है ना का वेट कि करिए। हाँ, जैसे कि मैंने देखा है कि बहुत सारी फैमिलीज में ये इशू रहता है, थोड़ा सा फाइनेंशियली इशू रहता है, तो वो बच्चे के ऊपर उसका मेंटल प्रेशर जाता है। तो मैंने ये सब बहुत और सारी ड्रॉप फैमिलीज करना में पड़ जाता है फिर, ड्रॉप पढ़ना पड़ ड्रॉप जाता करना है, पड़ता तो है तो ड्रॉप में बहुत वो फिर वो छोटी नौकरी लेकर भी कहता है ठीक है, थोड़ा-सा फिर वो टाइम हाँ, लैप्स हो बस जाता है। लग जाओ आप। हाँ, तो वहाँ वो होता है कि लग जाओ जहाँ लाइक पे जहाँ सिर्फ फादर ही अर्निंग होता है, अर्निंग करने वाला होता यस, है, तो फिर वहाँ पे वो थोड़ा-सा कहते हैं चलो भई अब तुम जो मिल रहा है वो कर लो। लेकिन ये अच्छा हाँ, हाँ, लगा कि ये आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया। और बेस्ट, फिर क्योंकि ये जो जॉब है इंजीनियरिंग सर्विसेज की, वो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट जॉब है। कोई भी इंजीनियर की चाहत होती है इस जॉब को पाना, और आपने इस ये जॉब सर को क्रैक किया है। सिर्फ क्रैक नहीं किया, बहुत शानदार रैंक से क्रैक किया है। और पूरा यस सर, देश, आपकी फैमिली, आईएएस मास्टर की टीम और जो पूरी कौम भी है, वो भी आपके ऊपर गर्व महसूस कर रही है, क्योंकि आप एक राइट एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप लोग आपको देखेंगे, ये वीडियो उन सब लोगों के पास जाएगी, तो मुझे लगता है कि उनमें से कुछ नहीं तो 100 में से 4 बच्चे इंस्पायर होंगे आपको देख के। तो रियली इट्स यस वेरी सर, यस। इम्प्रेसिव। और आपकी फैमिली को भी बहुत-बहुत मुबारकबाद। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप जो है इंटरव्यू तक पहुँच गए थे, और फिर सेकंड अटेम्प्ट में आपने इतनी बढ़िया सी रैंक हासिल की है। तो जितने भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या अपनी यूनिक स्ट्रैटेजी बनाना बताना चाहेंगे, जो आपने फॉलो करी, जिसकी वजह से आप सेकंड अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छी रैंक के साथ क्वालीफाई कर लिया आपने इस एग्ज़ाम को? एक ब्रीफ आप अपनी जर्नी अ, बताइए। सर एक ये बच्चों की अप्रोच होती है कि वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसे कि पहले गेट कर लिया, फिर नेक्स्ट ईयर टू नेक्स्ट ईयर ईएसी करेंगे। पहले गेट निकाल लेते हैं, फिर ईएसी कर लेंगे एंड देन जब दोनों निकल जाते हैं फिर कहते हैं सिविल सर्विसेज़ करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप ना करके आपका जो मोटिव है वही करिए। अगर आपको सिविल सर्विसेज़ करना है तो आप सिविल सर्विसेज़ में जाइए, गेट का कोई वो नहीं है। और अगर आपको इंजीनियरिंग से है तो पहले से डिसाइड कर लीजिए
और इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा टाइम कंज़्यूम हो जाता है कि मैं अगले साल आपके अंदर फिर उतनी एनर्जी रहती नहीं जो आप सोचते हैं कि फिर मैं अगले साल ये करूँगा, फिर मैं अगले साल तो कंक्रीट में कॉम्पैक्ट में जितनी ज़्यादा एनर्जी 1 साल में पुट कर सकते हैं, लगा दीजिए। उसके बाद होपफुली रिज़ल्ट आ जाता है, अगर पॉज़िटिव पॉज़िटिव आ गया, तो आपकी रैंक आ गई, फिर उसके बाद आपको जो डिपार्टमेंट मिले वो अलॉट हो, वो आप खुशी-खुशी ले लीजिए, वरना दैट्स चाहत तो ग्रेट, कभी नहीं दैट्स खत्म होगी सर। ट्रू, ट्रू। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर मुझे आपसे कि आपने अपने गोल को बिल्कुल फ़ोकस्ड रखा, आप डिटरमाइंड रहे कि भई मुझे इंजीनियरिंग कि सर्विसेज़ ही इंजीनियरिंग करना है ना? कि आपने जैसे करना है। बहुत सारे इंजीनियर्स के लिए एग्ज़ाम अवेलेबल हैं, वो कहीं पे भी जा सकते हैं। लेकिन यू आर टोटली डिटरमाइंड टुवर्ड इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ामिनेशन विद अ पॉजिटिव अप्रोच और रिगरस आपने उस एग्ज़ाम के लिए मेहनत किया, जिसकी वजह से आप इस रैंक तक पहुँच यस, पाए। तो जैसे यस सर, मैं यस सर। आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने जब तैयारी करी, तो तैयारी करते समय एक जो कवरेज होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज का बिकॉज़ इट्स अ बिगर एग्ज़ामिनेशन, यू कांट कंपेयर इट विद द गेट एग्ज़ामिनेशन। तो कवरेज आपका क्या रहा कि मतलब आपने सारे सारे सब्जेक्ट्स कवर किए, हर सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स कवर किए या फिर जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो कवर किए? क्या रहा था आपका कवरेज? सर मैं लास्ट ईयर की मैं बात बताता हूँ। लास्ट ईयर तो मेरा फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन था, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क था। लेकिन वो मेरा लक फैक्टर नहीं था उतना, तो मेरा क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन मैंने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो छोड़ी हो। मतलब कोई भी चीज़ जो है वो छोड़ी नहीं थी उस समय मैंने फर्दर मतलब पूरी एक-एक चीज़, एक-एक थ्योरी, एक-एक जो-जो पीडीएफ भी सर ने प्रोवाइड करी वो भी मैंने पढ़ी है। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ मैं हमेशा गया और जीएस में भी जितना पढ़ाया गया, मैंने कहा कि जितना कोचिंग ने पढ़ाया उतना पढ़ के जाता हूँ। तो इस पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ मैं गया हूँ एग्ज़ाम देने। लेकिन इस बार थोड़ा-सा तो मैंने तो सब पूरा कवरेज था, जो-जो क्लास में पढ़ाया गया उसकी पूरी कवरेज लेकर गया हूँ। लेकिन इस बार सर थोड़ा-सा नेगेटिव हुआ मेरे साथ कि मैंने जीएस में एक सब्जेक्ट छोड़ दिया एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग अच्छा, और जब भी मैं बैठता था एग्ज़ाम देने जीएस वाला, तो मेरे दिमाग में बस एक ही रहता था, बैक ऑफ द माइंड ये आ जाता था डाउट, यार मैंने पढ़ा नहीं है वो चीज़। अब जब सर जीएस का जब एग्ज़ाम दिया ओरिजिनल, तो उसमें ये हुआ कि मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था क्योंकि मुझे मालूम था कि मैंने एक सब्जेक्ट छोड़ रखा है। तो राइट। उसकी वजह से सर मेरे 50 मार्क्स आए इस बार। वो अंडर ओके। कॉन्फिडेंट होने की वजह से मेरे 50 आए और लास्ट ईयर मेरे 76 मार्क्स थे जीएस में। अच्छा तो तो मुझे जीएस जो में लग रहा है आपके कि जो मेरा अंडर जीएस में तो आपके जो अंडर मतलब कॉन्फिडेंस जो नेचर 76 मार्क्स थे लास्ट ईयर, इस बार आपके 50 आए। 50 हो गए। क्योंकि वो बस वो अंडर कॉन्फिडेंट जो नेचर आ गया मेरे अंदर क्योंकि मैंने छोड़ा हुआ था ना कुछ। तो इसका हाँ, मेरे कहने का कंक्लूज़न बस इतना ही है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज़ में आप पूरा पढ़ के जाइए। मतलब कुछ भी छोड़िए मत क्योंकि अगर आपने छोड़ा है, तो लास्ट में आपको उसका रिज़ल्ट दिख जाएगा कि आपका नहीं होगा। हो सकता है आपका वो बैक प्रीलिम भी ऑफ द क्लियर हो जाएगा, वो मेंस भी बैक ऑफ क्लियर द माइंड वो बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि भई मैंने वो चीज़ छोड़ दी है। तो जो चीज़ें हमने छोड़ी कर है, वो रखी हैं, चीज़ वो भी छूटी कहीं न हुई कहीं है। गड़बड़ हो जाती है। अब यही इंटरव्यू में भी है कि अगर आपने 2-3 सब्जेक्ट छोड़े हुए हैं और कहेंगे ये तो नहीं पूछेगा और लेकिन वो वाक़ई में नहीं पूछेगा हो सकता है एग्ज़ाम में वो ना पूछे। वो ट्रू। सब्जेक्ट, लेकिन वो जो आपको कॉन्फिडेंट जो अंडर कॉन्फिडेंट आपको ला देगा वो सब्जेक्ट कि मैंने ये चीज़ छोड़ रखी है, ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े हुए हैं, वो जो है वो इतना इम्पैक्ट कर देगा सर, वो हो ट्रू, सकता है वो ट्रू। पूछा ही ना वो सब्जेक्ट, सॉइल मैकेनिक्स हो सकता है हो आपसे स पूछा ही ना जाए, जैसे मेरे से नहीं पूछा गया, हाईवे अच्छा, स्ट्रक्चर नहीं पूछा गया, कोई सब्जेक्ट नहीं पूछा गया, जहाँ बीटेक प्रोजेक्ट में मेरा पूरा इंटरव्यू चला, लेकिन इन केस अगर मैं ये सब सब्जेक्ट ना तैयार करके जाता, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से लाता? ट्रू, ट्रू। तो तो वो है क्या मतलब कॉन्फिडेंट के जैसे साथ ही आपके जाना चाहिए। कौन से सब्जेक्ट्स आपके फेवरेट थे? कौन से आपका जो है वीक पॉइंट था सब्जेक्ट में? पेपर 1 ज़्यादा अच्छा लगता था, पेपर 2 ज़्यादा अच्छा लगता था? सर पेपर 2 में मेरे लास्ट ईयर नंबर ज़्यादा थे, लेकिन सर दोनों में मैं इक्वली कंफर्टेबल होता हूँ क्योंकि सब्जेक्ट से ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं सब्जेक्ट में। तो ओके। ये रहता है कि जितना पढ़ सकें, जितना स्कोर कर सकें, सारे सब्जेक्ट्स इम्पोर्टेंट है इंजीनियरिंग सर्विसेज़ में। रेलवे भी इम्पोर्टेंट है, इरिगेशन भी इम्पोर्टेंट है, तो सबको इक्वल हुँ। इम्पोर्टेंस, इक्वल वेटेज सबको उतना ही इम्पोर्टेंस देता था मैं। अच्छा आपने और कहा लास्ट ईयर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, यू वर्क्ड हार्ड। तो यस कितने घंटे पढ़ाई करते थे? तो जो स्टूडेंट्स हैं वो जानना चाहते हैं कि टॉपर्स कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे?
सर अगर आप 16-18 घंटे पढ़ेंगे, तो भी आप 10 ही घंटा पढ़ पाएँगे क्योंकि 10 घंटे से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ हो ही नहीं पाता है। पूरा दिन आप पढ़ेंगे मतलब कोई काम नहीं किया आपने सिर्फ़ पूरा दिन पढ़ा है, अब तो भी आप 10 ही घंटे कवर कर पाएँगे, अगर पूरा दिन पढ़ते हैं तब। अगर कहीं निकल गए हैं कुछ करने के लिए, तो फिर 10 घंटे नहीं कवर हो पाएँगे। जब मतलब कहने का मतलब ये है कि 16 घंटे मिथ है, ऐसा नहीं होता है। जो कवर होता है वो 10 से 12 घंटे ही हो पाएँगे। तो आप लोगों कितने का घंटे कहना है पढ़ाई कि ये करते तो थे? तो तो मैं तो एक्चुअल सर वाला आप मैं 18 घंटे मैं पढ़ते थे या 12 घंटे पढ़ते थे? पूरा दिन अगर मैं पढ़ूँगा तो फिर 10 घंटे हो पाते थे। क्योंकि फिर ओके। नहाने चला जाए या खाने चला गया, किसी से बात करने लगा। जबकि दिमाग में यही है कि हुँ, पढ़ने बैठना है लेकिन 10-15 मिनट तो उसी में चला जाएगा, 20 मिनट। फिर ओके। ब्रेक ले लिया, ब्रेक लेंगे 10 मिनट का, हो जाएगा वो 30 मिनट हुँ, का। तो ऐसे करते-करते जो मैक्सिमम डे का जो निकलता है, वो सर 10 घंटे होते हैं दिन के। ओके, मतलब आपका जो मेरे हिसाब से मैं जो देख पा रहा हूँ, आप बहुत फ़िल्टरलेस टॉक कर रहे हैं। मतलब वो कोई ऐसी चीज़ नहीं बोल रहे हैं जो बहुत मतलब इम्प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी अपना टाइम टेबल ऐसा बना लेते हैं कि मैं 9 बजे सो के उठूँगा एग्ज़ैक्टली और सवा 9 बजे पढ़ना शुरू कर दूँगा मैं और तो टाइम वो टेबल हो तो नहीं कभी पाता। बना ही नहीं सर। टाइम टेबल कभी बनता ही नहीं है, राइट? इंजीनियर्स का तो नहीं बनता कभी टाइम भी। टेबल कभी बना तो तो रात टाइम में टेबल पढ़ते थे सर एक ज़्यादा, बार भी नहीं बना। सुबह उठ के पढ़ते थे? कब पढ़ते थे? रात में ज़्यादा पढ़ते थे, सुबह पढ़ते थे? क्या शेड्यूल रहता था पढ़ाई करने का? सुबह सर शेड्यूल ये हो जाता था जैसे कि एक बहुत सारे बच्चों का ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कुछ हुँ, बच्चे बोलते हैं कि जैसे 12 बजे वो सोए और उनको नींद हुँ, आई 2 बजे, हुँ, तो उनका जो प्योर 2 घंटे है ना वो वेस्ट हो गए। उसमें या तो वो ट्रू। मूवी देख लें या तो वो बिस्तर पे बस लेटे रहें, लेकिन वो उनका प्योर 2 घंटे वेस्ट है। तो मेरे साथ यही होता था, 12 बजे लेटता था तो 2 बजे नींद आती थी। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं 2 बजे तक पढ़ता था। तो जब थक 2 बजे जाते थे तक पूरी पढ़ता तो तरीके से। वो जो 2 घंटे का वो बच जाते थे, फिर जब 2 बजे नींद भी आ जाएगी तुरंत आपको, तो 2 से 8 बजे तक नींद होती थी, 9 बजे बैठता था। फिर वो सेम सर्कल चालू होता था 9 से 2, 9 से 2, 1 भी होती थी, 12 भी हो गई, कभी मन किया नहीं तो 12 बजे भी। लेकिन 12 से 2 के बीच में सो जाता था और अगर ज़्यादा पढ़ने का वो होता तो 2 ही बजे सोता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे 2 बजे से पहले नींद नहीं आने वाली है और वो ओके। वेस्ट हो जाता है। तो अच्छा जैसे आप काफ़ी एक बच्चों का बिज़नेस ये होता है फैमिली कि से सर वो 12 बजे सोए या 11 बजे सोए। काफ़ी बच्चों को ये हो जाता है कि वो 12 बजे सोए या 11 बजे सोए और उनको नींद आई 2 बजे। तो जो उनका हुँ, 2 या 3 घंटे प्योर वेस्ट है सर वो। वो ट्रू। 24 घंटे तो में से फिर मतलब 21 घंटे हो जाते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि भई जब तुम पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाओ, बिल्कुल आँखें जो है तब ये जाके बोलें कि अब तो सोना ही चाहिए, तो तभी सोना चाहिए। ये एक या अच्छा फिर जब अप्रोच है। जिस टाइम आपको नींद आ रही है, उस टाइम को मतलब जो सोच रहे हैं कि आप सोने जाते हैं तो यार 2 घंटे हो जाते तब नींद आती है। हुँ, तो उसी टाइम पे करवटें जाइए ले फिर नींद लेंगे आए। आप। वो ट्रू, 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 साइकोलॉजिकली हो जाती है सर, दिमाग में हो जाता है कि मुझे इतनी बजे नींद आनी है। ट्रू। तो जैसे आपने रिवीजन के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी? क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कवरेज आपने ऑलरेडी बहुत कवर किया था। तो सिलेबस को कैसे आपने रिवाइज़ किया? मतलब शॉर्ट नोट से रिवाइज़ किया, डिटेल्ड नोट्स के थ्रू किया? तो ये कुछ रिवीजन स्ट्रैटेजी बताइए स्टूडेंट्स को। ये भी इम्पोर्टेंट है सर। तो मैं हमेशा डिटेल नोट्स ही पढ़ा हूँ। शॉर्ट नोट्स में मुझे समझ में नहीं आता ठीक से, तो मैं हमेशा पूरा डिटेल नोट्स पढ़ा हूँ। और पिछ मैंने जो पढ़ा था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसमें लगभग पूरा मतलब कि 3-4 बार मैंने उसको रिवाइज़ किया था, पूरे सिलेबस को। फिर मेंस में आपको रिवाइज़ करना पड़ता है, 2 बार तो मेंस में हो जाता है, फिर इंटरव्यू में भी आपको 1-2 बार तो रिवाइज़ करना ही पड़ता है पूरा सब्जेक्ट्स। ट्रू, तो ऐसे कर के मेरे बाद 8 टाइम्स मैंने रिवाइज़ किया वो सब्जेक्ट्स को। ओके, अभी तक जो है मेरे जर्नी में 8 टाइम्स पूरे सब्जेक्ट सारे हैं जो हैं वो रिवाइज़ हो चुके हैं। क्योंकि 2 बार मैंने दैट्स मेंस ग्रेट। लिखा हुआ है तो 4 बार तो ये हो गए, फिर 2 बार मैंने प्रीलिम्स लिखे हैं तो 4 बार वो भी हो गए होंगे। तो हुँ, टोटल 8 तो ये हो गए, फिर प्रीलिम्स में हुँ, इंटरव्यू टाइम्स। तो सर आपका सामना जो है वो हमारे जैसे बच्चों से होगा, जिनका जो रिवीज़न होगा वो 6, 7, 8 बार हो चुका होगा। ट्रू, तो ट्रू, आपको भी अपना मैक्सिमम जो रिवीज़न है एटलीस्ट 4 टाइम्स तो करना ही चाहिए। दैट्स 4 टाइम ग्रेट। नहीं तो करेंगे तो रिवीजन फिर इज़ द सर की। रिवीज़न किए मतलब 8 बार मैंने किया हुआ है, तब मुझे याद है अभी थोड़ा बहुत, वो भी भूल हुँ, जाऊँगा 1-2 महीने में होपफुली। ओके, तो सर ये ओके है कि तो भूलना तो है ही हमको, लेकिन रिवाइज़ बहुत ज़्यादा करना चाहिए और पूरा फिर से वही पीवाईक्यू लगाइए, गेट लगाइए, वो आपके क्वेश्चन बन जा रहे हैं, तो आपका रिवाइज़ हो चुका है अच्छे से। और मैं तो पूरा नोट्स ही पढ़ने का सजेशन देता था।
अच्छा, जो टेस्ट सीरीज आप देते थे, तो वो टेस्ट सीरीज का क्या आपका शेड्यूल रहता था? मतलब हर दिन टेस्ट देते थे जब आपका सिलेबस हो गया था? या कि आपने एक इंटरवल फिक्स किया था कि 3 दिन के बाद देना है, 1 हफ्ते के बाद देना है? एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल है, उस टेस्ट ठीक। सीरीज से आप कैसे एनालिसिस करते थे? कुछ अपने शॉर्ट नोट्स बनाते थे टेस्ट सीरीज जो क्वेश्चन नहीं होते थे, क्या करते थे? सर टेस्ट सीरीज़ का यूनिट देख लेता था कि यूनिट में क्या है, ये सब चीज़ में थोड़ी-थोड़ी जो सिली थोड़ा मिस्टेक्स होते हैं, वो सब देखता था। और टेस्ट सीरीज़ सर मैंने प्रीलिम्स में 2023 में भी बहुत ज़्यादा लगाई थी। 16, ओके, 15, 16 लगा दी थी और इस बार भी 10-12 लगा दी होंगी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़। तो उससे ये होता है कि नंबर ऐसा होता था जब 2023 में सर नंबर आए मेरे 110, 120, 130 ऐसे-ऐसे आते थे हुँ। टेक्निकल में। लेकिन बहुत कम आते थे। धीरे-धीरे लेकिन वो इंक्रीज़ होता रहा। फिर 160 भी आ गए, तो 160 पे तो बहुत खुश हो गए कि 160 आ रहे हैं मेरे। 170, 180 मैक्स टू मैक्स मेरे 205 नंबर गए हैं सर, प्रीलिम्स में, 205 मॉक दैट्स में मॉक 205 मॉक लेकिन लेकिन वो क एक बार 70 भी आए हैं सर 300 में से। लास्ट ईयर हाँ, वो ये 2023 की बात बता इम्पोर्टेंट है। बच्चे जब अभी फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, दे आर सेइंग कि अरे हमारे सर मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं एंड दे आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो मतलब वो दे आर लूजिंग द होप कि भाई लेकिन अगर सर हम इतना पढ़ लिया और 70 नंबर आ रहे हैं हमारे, तो क्या आप उन्हें सजेशन देना चाहेंगे? सर एफर्ट क्या है ना मेरा हमेशा 100% रहा है। तो मैं कह रहा हूँ अगर मेरा नहीं होगा तो फिर मैं तो दे रहा हूँ अपना पूरा कर रहा हूँ। टाइम का थोड़ा-सा कंस्ट्रेंट था लास्ट ईयर 2023 हुँ, में। तो उसमें क्या हुआ कि धीरे-धीरे नंबर बढ़े हैं, थोड़ा कम हुए हैं, थोड़े ज़्यादा बढ़े हैं। लेकिन करता गया, फिर पढ़ा, उसका रिवाइज़ कर लिया पूरा। एक बार सिलेबस हो गया कि पूरा कंप्लीट हो गया। अब मेरे को याद हो गया पूरे सिलेबस, 1 मंथ के टाइम पीरियड में जो मेरा कंप्लीट होता है। फिर 1 मंथ के टाइम पीरियड में अपना कंप्लीट उसके बाद जो होता है वो मेरा भूलना चालू हो जाता है। 1 मंथ से पहले ओके। का जो चीज़ें होती है वो रिटेन करना मेरे लिए मुश्किल होता है। तो ये होता है कि 1 मंथ में मैं अपना पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ सिलेबस को, दिमाग में स्टोर कर लिया है। तो वही करके टेस्ट सीरीज़ देता था, जैसे अब 3 सब्जेक्ट और रिवाइज़ हो गए हैं और उसके पीवाईक्यू लगा लिया है, तो उसमें और कॉन्फिडेंस हुँ, आ जाता है। तो टेस्ट सीरीज़ में स्पीड हो जाती थी कि ये तो मैंने किया हुआ है ये सब्जेक्ट। फटाफट, फटाफट होता है ऐसे-ऐसे, धीरे-धीरे नंबर भी बढ़ते जाते हैं, धीरे-धीरे सब कुछ कंपाइंड हो जाता है दिमाग में। तो फॉर्च्यूनेटली वो आपका दिन होगा तो प्रीलिम्स में नंबर आपके अच्छे आ जाएँगे। चलो दैट्स ग्रेट। और क्या मतलब जो अभी हमारे सामने जो रैंकर बैठे हैं मोहम्मद साकिब, ये अपने कॉलेज में भी बहुत शानदार मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हुआ करते थे या फिर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कॉलेज में किया करते थे? सर पढ़ाकू तो नहीं था और 5.9 सीपीआई थी मेरी फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में? सेकंड और हाँ, फर्स्ट ईयर में 5.9 थी सीपीआई और सेकंड और थर्ड ईयर में कोरोना वायरस था, तो चीटिंग का मत्स होता था उसमें। और ओके। फोर्थ ईयर में सर मैंने यूपीएससी के लिए तैयारी कर दी थी, तो मैं ओके। क्लास भी नहीं जाता था। तो क्लास नहीं जाता था तो एक सब्जेक्ट में मेरी 0% अटेंडेंस थी, तो उसमें मुझे फेल भी कर दिया गया। तो ये रहता है मेरा मुझे मालूम है कॉन्सेप्ट कि जिस चीज़ को मेरा फ़ोकस है, उस चीज़ में मैं अपना करूँ, बाकी तो मैं अपना हुँ, 100% देता रहूँ। ट्रू। एनर्जी को डेविएट नहीं करना है सर, कि यहाँ पर भी आपने फ़ोकस कर दिया, यहाँ पर भी फ़ोकस कर दिया है, तो उससे एनर्जी बहुत ज़्यादा डेविएट होती है। ये कंसंट्रेटेड हो, बहुत फ़ोकस्ड हो और फिर फॉर्च्यूनेटली आप पास हो ही जाएँगे। बैक ये पेपर बहुत दे अच्छी देंगे या बात कैसे आपने भी कही कि एनर्जी पास को हो जाएँगे डेविएट नहीं बेस्ट। करना, एक एक सही डायरेक्शन में लगाना है। आई सी स्टूडेंट्स दे आर अभी जस्ट मैं इन्वेस्टिंग देयर एनर्जीज इन अदर थिंग्स एज़ वेल और फिर अल्टीमेटली जहाँ पे लगानी है वहाँ पे आउटपुट नहीं मिल पाता है। अभी मैं सर अगर आईटी पटना की क्लासेस करना चालू कर देता था, मतलब लास्ट ईयर में, तो उसमें मेरे को जो टाइम जो लैप्स होता, मतलब जाता मैं उसके लिए हुँ, एंड देन फिर मैं कर भी ना पाता उसको। मतलब कि फिर मेरा टाइम उसमें जा रहा है ना अभी, फिर मैं 10 हुँ, घंटे तो पढ़ नहीं सकता, फिर मेरा वो जो रिड्यूस राइट, होता है राइट। वो 6 घंटे हो जाता। ट्रू, तो ट्रू। तो उसको मतलब ये उसको बैलेंस ये करने के लिए जो आपका मैं जो एक कोर्स क्लास भी नहीं तो ये जो आपकी जर्नी थी उसमें आईएएस मास्टर की कैसे आपको हेल्प मिली? हाउ मच इज़ द बेनिफिशियल आईएएस मास्टर इज़ फॉर योर प्रिपरेशन? तो आईएएस मास्टर के मैंने सर टेस्ट सीरीज़ और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ दी थी, मेंस की टेस्ट सीरीज़ दी थी, देन इंटरव्यू दिए, मॉक इंटरव्यू दिए हैं, 2023 में और ओके। 2024 में दोनों में। तो वो बहुत मतलब ज़्यादा काफ़ी लंबे से बेनिफिशियल जुड़े थे हुए हैं मेरे आप। मतलब काफ़ी लंबे यस से सर, जुड़े काफ़ी हुए हैं लंबे इस मास्टर के साथ। तो मेंस की टेस्ट सीरीज़ यस और सर, ये यस सर। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ का कैसा फीडबैक था? क्वेश्चन्स कुछ ऐसा लगा एग्ज़ाम जब देने गए तो
कुछ सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस मिले, नहीं मिले आपको? कैसा आपका फीडबैक था? सर क्वेश्चन जो होते हैं वो मोस्टली नोट्स से होते हैं और नोट्स से ही वहाँ पर भी इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी सेम वही क्वेश्चंस सेम उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो दैट्स आप ग्रेट। अगर क्लास मेंस की क्लासेस कर रहे हैं, तो हुँ, उसमें अगर आप पीवाईक्यू में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। मतलब मेंस में अगर आप अच्छा कर रहे हैं टेस्ट सीरीज़ में, तो वहाँ पर भी आप हुँ। मोस्टली बहुत अच्छा करेंगे। तो मतलब यू वुड सजेस्ट द जैसे स्टूडेंट्स की पीवाईक्यू पे बहुत फोकस जैसे करना चाहिए। अभी इस सा यस सर। जैसे इस साल के टॉपर हैं रोहित, तो वो भी वो उनका जो मॉक में आता था एसी के मेंस में, उनकी भी रैंक 1 ही आती थी हमेशा 1, 1, 1 आती थी। तो फाइनल में भी उनकी 1 ही आ गई। अच्छा, टेस्ट तो सीरीज़ में सर 1 ऐसा है आती थी कि उनकी रैंक। ऐसे तो जो आपका जो मेंस में परफॉर्मेंस है, मोर और लेस वो सेम परफॉर्मेंस हो जाता है उसमें। थोड़ा 20-25 नंबर थोड़े ज़्यादा आ जाएँगे उसमें। क्योंकि वो रिलेटिवली ईज़ी दैट्स होता है, मेंस का एक्चुअल एग्ज़ाम और जो कोचिंग के जो थोड़े से मेंस के क्वेश्चन होते हैं, वो रिलेटिवली टफ होते हैं। थोड़े से, तो 20, 25 या थोड़े से 30 टफ नंबर आप रखे एक्स्ट्रा जाते मान हैं। सकते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड इट। यस सर। तो अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि अभी प्रीलिम्स और मेंस में जो डेट है, वो काफ़ी क्लोज़ है। तो क्या उनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? और जो बच्चे इस साल विफल हो गए हैं, क्योंकि सीट्स थोड़ी कम है, तो बहुत सारे डिज़र्विंग कैंडिडेट्स भी नहीं सिलेक्ट हो पाए। नो डाउट उनके अच्छे मार्क्स होंगे, मतलब अच्छी तैयारी होगी, लेकिन कोई रीज़न होगा। जैसे रोहित जो आपने टॉपर की बात करी, मेरी उनकी बात हो रही थी उनसे। उन्होंने बताया कि सर लास्ट ईयर मेरा एक सवाल मैं फँस गया बीएमडी के क्वेश्चन में और उससे इतना प्रेशर डेवलप हुआ कि मैं आगे के क्वेश्चन कर ही नहीं पाया। तो मतलब ऐसे स्टूडेंट्स को और जो इस साल तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? कुछ बताइए अपना। हाँ, नहीं एग्ज़ाम में गलतियाँ होती हैं और जो फेल हो गए हैं, उनके लिए कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वो बहुत स्मार्ट लोग हैं और वो जानते हैं मतलब छोटी-मोटी गलती होती है उससे आप मैं खुद ही फेल हो गया था, तो मैं जानता हूँ कि छोटी-मोटी गलतियाँ होती हैं, जिससे आपके नंबर चले जाते हैं। तो उनके लिए कुछ नहीं है, जो न्यू कमर्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इतना है कि कोई सब्जेक्ट ना छोड़ें, वो उससे आप अंडर कॉन्फिडेंस हो जाएँगे और वो आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएँगे तो परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे अच्छे से और दूसरी चीज़ ये है कि आप पीवाईक्यू को साथ में करिए। मतलब मेंस की और प्रीलिम्स की, दोनों की तैयारी आप साथ में करिए क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे कोई ओल्ड स्टूडेंट होगा जिसका इस साल नहीं हुआ है, उसने तो बहुत अच्छी तरह तैयारी करी हुई है। तो ट्रू, उसको ट्रू, आप एग्ज़ाम में बीट कर नहीं कर पाएँगे। तो क्योंकि उसकी ट्रू। तो तैयारी हो चुकी है और आपकी मेंस की हुई नहीं है और जो डेढ़ महीने का टाइम रहेगा उसमें आप कर नहीं पाएँगे। तो प्रीलिम्स और मेंस आप दोनों एक साथ करिए तो बेहतर होगा। अभी टाइम है तो अभी वरना कर फिर सकते हैं। वो ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म करेंगे फिर। दैट्स ग्रेट। यस सर। आपने बहुत अच्छा अपना एडवाइस दिया। अच्छा, घर में ये पूछना भूल गया, क्योंकि घर एक फैमिली बिज़नेस है आपका, पूरी फैमिली। तो उन लोगों का रिएक्शन कैसा था जब आपका सिलेक्शन हुआ? जब आपने उनको बताया कि मैंने सिर्फ क्वालीफाई नहीं किया, मैंने 15th रैंक हासिल की है, तो कैसा रिएक्शन था मम्मा-पापा का, भाई-बहन का, फैमिली मेंबर्स का कैसा रिएक्शन था? हुँ, तो बहुत खुश हैं सर, फादर तो बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। बहुत ज़्यादा सब सेलिब्रेशन चल रहा है, सब मिठाई-उठाई सब बँट रही है सब ओके। और बहुत मतलब कि खुश हैं। पापा तो चाहते ही थे कि मैं ये इंजीनियरिंग में जाऊँ, मतलब कि इंजीनियरिंग हुँ, करूँ। मेरे छोटे भाई को भी पढ़ाया और बड़े ओके। भाई को अपने साथ रखा है बिज़नेस के लिए। अच्छा, ओके। लेकिन पापा का फ़ोकस है कि पढ़ाई में ज़्यादा फ़ोकस है पापा की, कि इस चीज़ ओके। में एक्सेल करें। तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि इस समय पटाखे-वटाखे सब फोड़े जा रहे हैं सर घर पे, तो बहुत खुश हैं। चलो, आपका जो है क्योंकि क्या सर कहते हैं, उन्होंने फैमिली देखा की है तरफ ना से इनका भी सपोर्ट मिला। हाँ, और उन्होंने देखा है ना कि कितना हार्ड वर्क गया है। जब लास्ट ईयर 2023 में फेल हो गया था, उसके बाद मैं घर पे स्टे करके तैयारी किया हूँ। तो ओके। उन्होंने देखा भी है कि किस तरह से पढ़ाई हो रही है, तो वो जो हुँ, रिलीफ़ मिली होगी, वो उनको हुँ। भी रिलीफ़ मिली होगी कि अब उनका बच्चा अब ठीक है, अब नहीं पढ़ेगा। राइट, राइट, समझ सकते हैं। यस सर। तो पेरेंट्स ने भी आपको खूब सपोर्ट किया, पॉज़िटिव रखने की कोशिश करी और काफ़ी खुशी हुई यस सर, होगी, यस एक सर। गर्व की बात रहती है जब बच्चा कोई पहली बार उस फैमिली में एक बहुत क्लास 1 ऑफिसर बनता है, तो बड़ी खुशी की बात होती है। और बहराइच में जहाँ भी आप रहते होगे, गाँव से बिलॉन्ग करते हो, कस्बे से बिलॉन्ग करते हो? कहाँ से बिलॉन्ग करते हो आप? नहीं, नहीं सर शहरी आपका प्रॉपर है या बहराइच ग्रामीण? शहरी इलाका है, शहरी इलाका है बहराइच। शहरी इलाके से, अच्छा, मेन बहराइच से ही हो। तो बहुत अच्छा लगा आपसे यस सर, बात यस। करके और यस सर। ऐसे ही हमारी शुभकामनाएँ हैं
या आप जिंदगी में और आगे बढ़ें और देश के लिए, अपने घर वालों के लिए, सबके लिए कुछ बढ़िया-बढ़िया करते रहें। आपने हमें कीमती समय दिया, उसके लिए थैंक यू बहुत-बहुत सर। शुक्रिया। और आपका ये एक्सपीरियंस जो है, थैंक यू सर, वो थैंक बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास जाएगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स को 101% इंस्पिरेशन मिलेगा आपसे, क्योंकि आपने बहुत कम समय में, बहुत यंग एज में आप डिपार्टमेंट में जा रहे हैं और बहुत जब रिटायर होंगे आप, तो बहुत अच्छी पोस्ट के साथ आप रिटायर होंगे। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। Thank you थैंक यू so वेरी much मच for सर। giving your time. Thank you so much for sharing your experience. May God हुँ। bless you.